Okay, let us start with the concept of allowances. When I say allowances, allowances is nothing but a salary only, my dear friend. क्यों सर ये सैलरी क्यों है? सुनो, क्या होता है ना, अगर आपको एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी, अगर आपकी 1 लाख रुपीज रख देता है पर मंथ, अगर आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ रख देता है आपका एम्प्लॉयर, तो बहुत सारे बेनिफिट जो होते हैं ना फ्यूचर में, वो इस बेसिक सैलरी से लिंक होते हैं। जैसे आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, रिटायरमेंट बेनिफिट इससे लिंक होते हैं, आपका ग्रेचुइटी इससे लिंक होता है, आपका पीएफ इससे लिंक होता है, ठीक है, पीएफ आपका इससे लिंक होता है, नेक्स्ट ईयर की इंक्रीमेंट आपकी इससे लिंक होती है। तो बहुत सारी चीजें आपकी बेसिक सैलरी से लिंक होती है। तो एम्प्लॉयर को जो एचआर डिपार्टमेंट है वो क्या बताता है, नहीं नहीं सर, हम एम्प्लॉय का बेसिक पे इतना नहीं रखेंगे, हम एम्प्लॉयर का बेसिक सैलरी रखेंगे 40,000। अगर आपको उसको 1 लाख रुपया देना है ना, तो 40,000 बोलो उसको बेसिक सैलरी देंगे। सर उसके अलावा क्या देंगे उसको, डियरनेस अलाउंस दे देंगे सर 20,000 का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे देंगे 10,000 का, ठीक है ना, फिर उसका टूर अलाउंस या फैमिली अलाउंस दे देंगे सर 10,000 रुपए का। तो वो कर क्या रहे हैं, वो टेक्निकली कर क्या रहे हैं मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपए को बाइफरकेट कर रहे हैं अलग अलग नामों में। इसका उनको बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को, फ्यूचर में उनको जो इंक्रीमेंटल रेट अप्लाई करना होता है वो बेसिक पे अप्लाई करना होता है। पीएफ, ग्रेचुइटी, जो भी आपके फंड है, पेंशन फंड है, वो बेसिक सैलरी से लिंक होते हैं। तो उनका ओवरऑल कॉस्टिंग कम आ जाता है। आपको 1 लाख रुपया ही मिलेगा मोटा मोटी, लेकिन इन्होंने अलाउंस करके कॉन्सेप्ट निकाल के आपका बेसिक पे दबा देते हैं। तो बेसिक पे अगर कम हो जाता है, बेसिक पे कम होने से आपके बाकी बेनिफिट्स बच जाते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है एक एम्प्लॉयर की। वॉट एवर इट इज, अलाउंसेस और सैलरी में कुछ फर्क है ही नहीं है, अलाउंसेस आर इक्वल टू सैलरी। allowances, what is allowances are fixed monthly monetary payments given by employer to employee for private or official use। ये प्राइवेट अलाउंस भी हो सकते हैं, ये ऑफिशियल अलाउंस वाले भी हो सकते हैं। तो अलाउंस हमें 2 पार्ट में डिवाइड करने होते हैं मेजरली। पार्ट है हमारे होता है टैक्सेबल अलाउंस, और पार्ट भी हमारा होता है डियरनेस अलाउंस। सॉरी, पार्ट है हमारा टैक्सेबल अलाउंस है और पार्ट भी हमारे एग्जम्प्ट अलाउंसेस है। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। सर इसमें टैक्सेबल अलाउंस की लिस्ट जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि टैक्सेबल अलाउंस का कोई लिस्ट नहीं है। एग्जम्प्ट अलाउंसेस का लिस्ट है, टैक्सेबल अलाउंस का कोई लिस्ट नहीं है। तो डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मैरिज अलाउंस, फैमिली अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, अगर आप नई सिटी में रहने जाते हो तो वहां पे आपको कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, ओटी अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, ऐसा कोई भी अलाउंस अगर उन्होंने बताया आपको एग्जाम में तो बाय डिफॉल्ट वो टैक्सेबल है। जो भी अलाउंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो टैक्सेबल है। जैसे यहाँ पे एक अलाउंस नहीं है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन अलाउंस मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिखा है तो सर ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो भी नया अलाउंस आपकी लाइफ में आएगा वो टैक्सेबल ही होगा। सर डियरनेस अलाउंस क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस को मराठी में बोलते हैं महागाई भत्ता, हिंदी में शायद महंगाई का कुछ बोलते होंगे, महंगाई को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्योंकि इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन होते रहता है, उस इन्फ्लेशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको जो इंक्रीज सैलरी दी जाती है उस सैलरी को हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। अब डियरनेस अलाउंस 2 टाइप का होता है, एक होता है कमिटेड और एक होता है अनकमिटेड, ठीक है ना। कमिटेड जो होता है वो आपको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिख के दिया जाता है, आपके अग्रीमेंट में लिख के दिया जाता है कि आपको सैलरी का 100% आपको पक्का डीए मिलेगा ही मिलेगा। और वो जो डीए होता है ना उसको हम बोलते हैं डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब जब रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करोगे, ग्रेचुइटी, पेंशन, वीआरएस वगैरह, तो उसमें वो डीए कंसिडर कर लेना। तो वो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, उसको डीएटी हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ये टैक्सेबल है। जो सडनली डीए अनाउंस किया जाता है, जो अग्रीमेंट में लिख के नहीं दिया था, सडनली पेट्रोल की प्राइसेस राइज हो गई, तूर दाल की प्राइसेस रेज हो गई, वेजिटेबल्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली रेज हो गई, तो सडनली अगर आपका सैलरी बढ़ाना है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, आपको इन्फ्लेशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट आपको दे सकता है, इसको डीए एनटी बोलते हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता डीए आपका टैक्सेबल वाला है, ये रिटायरमेंट में डीए इन टर्म्स है कि डीए नॉट इन टर्म्स है,
कुछ फर्क नहीं पड़ता टैक्सेबिलिटी को लेके, क्योंकि ये भी टैक्सेबल है और ये भी टैक्सेबल है। टैक्सेबल तो दोनों हैं। तो सर आपने बाइफरकेट करके क्यों पढ़ाया, आपको अभी धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा। आगे जब हम कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह कंप्यूट करेंगे तो वहां पे हम डीए इन टर्म्स को कंसिडर करते और नॉट इन टर्म्स को इग्नोर करते, इसलिए खाली बताना था कि दो टाइप के होते, इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलता हूं सर, एग्जम्प्ट अलाउंस की एक लिस्ट है। ये जो एग्जम्प्ट अलाउंस है ना, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट, एक्चुअल खर्चा आपने जो किया है वो इसका कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के लिमिट फिक्स कर दी है कि इतना एग्जम्प्ट होना ही होना है। मैंने नहीं बोला कि आपका एम्प्लॉयर इतना आपको देगा, मुझे बोलो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2C ऐसा लिखा होता है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मुझे बोलो क्या सच में अभी पॉसिबल है 100 रुपीज में एक बच्चे का एजुकेशन का खर्चा उठाना एक महीने का? इज इट पॉसिबल नाउ? नो, डेफिनेटली नहीं। क्लासमेट का दो नोटबुक ले लोगे आप तभी भी इतना सारा पैसा आपका इससे ज्यादा खर्चा होगा। तो एग्जम्पशन इतना ही क्यों है सर? क्योंकि गवर्नमेंट ने ना सैलरी चैप्टर को अमेंड नहीं किया बहुत टाइम से, और क्योंकि अमेंडमेंट्स नहीं आई इन नंबर्स में, ये ऐसे ही पड़े हुए नंबर्स है। तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन एकेडमिक्स लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। आपका एम्प्लॉयर भले आपको 5,000 रुपया देता होगा पर मंथ, हम एग्जाम्शन देंगे 100 रुपीज का। मुझे बोलो ये एग्जाम्शन लेने के लिए आपके बच्चे तो होने चाहिए ना यार। अभी आप लोग क्या हो, आप तो अनमैरिड लोग हो, आई होप आप लोगों के बच्चे नहीं है मार्केट में, एम आई राइट? नहीं है, थैंक यू, नहीं है। मैं मैरिड हूं लेकिन मेरे भी बच्चे नहीं है। क्या हम लोगों को ये एग्जम्पशन मिलेगा? एग्जम्पशन क्या गवर्नमेंट ये एग्जम्पशन देगा आपको और मुझको? नहीं, नहीं, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमारे पास चिल्ड्रन ही नहीं है। लेकिन ऐसा होगा कि मुझे कुछ कुछ ईयर्स में चिल्ड्रन हो जाएंगे, आपको भी हो जाएंगे। जब हमारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो हमें ये एग्जम्पशन मिलेगा जरूर। लेकिन मैं आपको एक केस बता रहा हूं कि हमारे बच्चे हैं घर में, पकड़ लो हमारे 2 बच्चे, एक लड़का है और एक गर्ल चाइल्ड है, दोनों के दोनों हैं, लेकिन दोनों इतने छोटे कि अभी तक ये स्कूल में नहीं जाते। ये लोग स्कूल में नहीं जाते। 2 बच्चे तो है घर में, लेकिन अभी ये स्कूल में नहीं जाते, लॉकडाउन की वजह से नहीं, नहीं अभी जाते ही नहीं, अभी तक इनका स्कूल में नाम ही नहीं लिखाया हुआ है। एक साल के, एक 2 साल का है, एक 5-6 महीने का है, ऐसा समझो। तो क्या मुझे दोनों के लिए एग्जम्पशन मिलेगा, ये मैं पूछ रहा हूं आपको। स्कूल में नहीं जाते, बच्चे हैं लेकिन स्कूल में नहीं जाते। क्या ये 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड वाला जो एग्जम्पशन है 2C का, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल में नहीं जाते ना ऐसा मुझको भी लगता था, लेकिन मिलता है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सच में आपने खर्चा किया है कि नहीं किया, उससे हमारा लेना देना ही नहीं है। आपने खर्चा इससे ज्यादा किया होगा, इससे कम किया होगा, या आपने नहीं किया होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके 2 बच्चे अगर होंगे तो आपको उनके एजुकेशन को लेके जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है उसका डिडक्शन मिलेगा। शायद उनका ये अजम्पशन होगा, शायद, कि बच्चे स्कूल में जाके ही एजुकेशन थोड़ी ना क्या लेते हैं, एजुकेशन लेने के तो और भी तरीके होते हैं ना। हेलो, हाँ, एजुकेशन लेने के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपने उनको पोएम सिखाया, आपने कुछ डिजिटल डिवाइस उनको लेके दे दिया, आपने उनको कुछ टॉयज ला के दे दिए, पता नहीं आपका कुछ मेथड होगा एजुकेशन देने का। तो ये सीए के मॉड्यूल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन सीएमए के मॉड्यूल में ऐसे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए गए। अच्छा, उनका हॉस्टल अलाउंस अगर होगा तो 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2C। यहाँ पे भी मैक्सिमम 2 बच्चे को बोला गया है। सर 3 बच्चे होंगे तो थर्ड का आपको डिडक्शन नहीं मिलता, आप कोई भी दो बच्चों का आप डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर आप माइंस वगैरह में काम करते हो तो 800 रुपीज पर मंथ आपको गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया। यहाँ पे पर चाइल्ड मत लगाना, क्योंकि बच्चे आपके माइंस में आपके साथ काम नहीं करते, माइंस में आप काम करते हो, ठीक है ना। ट्राइबल एरिया अलाउंस, अगर आपको ऐसे कोई बहुत ही रिस्की हिली एरियाज में भेज दिया उन्होंने, ट्राइबल एरियाज में भेज दिया काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है आपका एम्प्लॉयर शायद आपको 10,000 रुपया हर महीने का एक्स्ट्रा दे, लेकिन हम एग्जाम्पशन आपको 200 रुपीज का देंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ना ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल अलाउंस में कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, होना तो नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है इन दोनों में लोकल कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लोकल है कि ट्रैवल लोकल है? लोकल कौन सा है? लोकल जो आप डेली बेसिस पे करते हैं।
ट्रांसपोर्ट लोकल होता है। क्यों सर? आपने सुना होगा ना, अरे हमारे यहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बंद हो गई है फ्लड के वजह से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टक हो गया मुंबई का, ऐसा आपने सुना होगा। ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। ट्रैवल मतलब आउट स्टेशन होता है, मतलब आप ट्रैवल करते हो मुंबई से दिल्ली, तो आपने ट्रैवल किया मुंबई टू दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन आपके घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाओ डेली बेसिस पे कर आना जाना आपका जो रहता है, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी नॉर्मल जिनके पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें हैं उन लोगों को एग्जम्प्ट नहीं है, उनके हाथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्प्ट है खाली हैंडीकैप, डम, डेफ एंड ब्लाइंड लोगों के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए एग्जम्प्ट है? हैंडीकैप, डम, डेफ एंड ब्लाइंड लोगों के लिए। डोंट यू फील प्राउड कि ये लोग जो हैंडीकैप लोग हैं वो भी जॉब पे जा रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? जरा सोचो, फीलिंग तो लो कम से यस। कम। कोई हैंडीकैप है, भीख नहीं मांग रहा है, ना घर वालों के पास मांग रहा है ना बाहर वालों के पास मांग रहा है, जॉब करके पैसा कमा रहा है बंदा, मेहनत करके कमा रहा है यार, ठीक है ना। तो उसको, अच्छा वो हैंडीकैप है तो शायद उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा ऑर्डिनरी लोगों के हिसाब से, तो हमने उसको 3,200 रुपीज पर मंथ का एग्जम्पशन दिया है। खाली स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एग्जम्पशन दिया गया है, नॉर्मल लोगों को ये एग्जम्पशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय में हमेशा बोलता हूं, ये जो ट्रक वाले भैया होते हैं इनका पगार बहुत कम होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा इनका लाइफस्टाइल बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल होता है। अब पकड़ लो हरियाणा से लेके ट्रक लेके निकले मुंबई तक उनको गुड्स पहुंचाने हैं, तो बहुत सारे दिन तो वो ट्रक में नहीं रहते, 15 दिन 18 दिन दे स्टे इन द ट्रक ओनली, होटल वगैरह पे नहीं रुकते वो लोग, ट्रक में ही रहते हैं, ढाबे पे खाना खा लेते हैं। कभी कभी तो उनके यहाँ पे मैंने 1-2 ट्रक वालों के साथ जर्नी की है कभी लाइफ में, लिफ्ट मांग मांग के, तो देखा कि उनके यहाँ पे स्टोव होता है खाना बिना बनाने का, राइस चाल डावल सब कुछ उनके ट्रक में होता है। मतलब वो ट्रक जो है ना उनका छोटा सा 1 रूम किचन ही होता है समझ लो आप लोग, ठीक है। और रहना खाना पीना सब सामान उसमें रहता है, जिधर भी ट्रक रुकाते हैं वहां पे वो लोग खाना बना के खा लेते हैं। तो आपको नहीं लगता इनको जो एम्प्लॉयर से कुछ पैसे मिलते होंगे अलाउंस के नाम पे, उसमें से कुछ कट ये लोग अपने लिए रखते होंगे, थोड़ा झूठ मूठ बोल के एम्प्लॉयर को रखते होंगे ना। हाँ। जैसे रिपेयर के हाँ। ऊपर 2,000 का खर्चा हो गया, लेकिन बताने के टाइम पे शायद 2,500 बोल देंगे, 500 रुपए अपने खर्चे के लिए। गरीब लोग होते हैं यार, उनका पगार वैसे भी कम होता है। तो गवर्नमेंट को भी पता है, एम्प्लॉयर को भी पता होता है कि ये सबका सबके सच नहीं बोलते लोग, लेकिन इंडस्ट्री ऐसे ही काम करता है। तो इनकम टैक्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इनकम टैक्स ने बोला इनको जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो एम्प्लॉई है इनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का, उसका 70% एग्जाम कर लो, 30% टैक्सेबल कर लो। इनकम टैक्स से बोलना चाहता है इनडायरेक्टली कि शायद 30% ये लोग अपना कट रखते होंगे, 70% इनको अलाउड कर दो। तो मुझे बता दो, अगर इसको हमने, ये ट्रक वाले भैया को अगर एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपया दिया था इस महीने में, तो एग्जाम कितना करूं? 70%, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 3,000। सर 3,000 टैक्सेबल हो गया। मुझे बताओ, तो अगर इसको 20,000 रुपीज पर मंथ मिला तो एग्जाम कितना करूं? 6,000। एग्जाम कितना करूं यहाँ पे? एग्जाम कितना करूं? एग्जाम एग्जाम या टैक्सेबिलिटी की बात बता रहे हो? किसी ने 6,000 बोला, एग्जाम कितना करूं? अच्छा ये 20% का 70% कितना, 20,000 का 70% कितना होता है? 14,000। 14,000। लेकिन यहाँ पे 10,000 ही आएगा, यहाँ पे 10,000 ही हाँ। आएगा, और टैक्सेबिलिटी में 10,000 ही आएगा। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि लॉ बोलता है कि भैया 70% तो हम दे ही देंगे, लेकिन एक महीने में 10,000 से ज्यादा हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे, मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो होगा वो 10,000 रुपीज पर मंथ होगा, तो विच एवर इज लोअर। तो 70% पर मंथ of 70% of amount received or 10,000 rupees per month, whichever is lower is the exemption। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए दिया गया एग्जाम्पशन है। पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड वो लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंडीकैप वगैरह, ठीक है। अभी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक्चुअल जितना खर्चा करोगे वहां तक एग्जम्प्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कट एचआरडी, ठीक है। कट एचआरडी। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस मतलब आप अपना खुद का गाड़ी लेके अगर आप ऑफिस में जाते हो या खुद का बाइक लेके ऑफिस में जाते हो तो पेट्रोल वगैरह का आपको कुछ खर्चा मिलता है, तो वो कन्वेंस अलाउंस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बोला यूनिफॉर्म पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन में आने का, तो यूनिफॉर्म परचेस करने का पैसा आपको मिलता है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाता है।
आप अगर आउट स्टेशन ऑडिट वगैरह के लिए जाते हो, आउट स्टेशन किसी काम के लिए जाते हो, आउट स्टेशन मीटिंग के लिए जाते हो, तो एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है, उसमें से जितना आपका खर्चा होगा उतना एग्जम्प्ट। आपने अगर हेल्पर रखा है ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंडर और आपको ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अलाउंस देती है, तो हेल्पर अलाउंस, इसको डेली अलाउंस भी बोला जाता है, इसको रिसर्च अलाउंस भी नहीं, डेली अलाउंस नहीं, इसको डेली अलाउंस नीचे है, इसको एकेडमिक्स अलाउंस भी बोला जाता है। ये यूजुअली पीएचडी वगैरह जो करते हैं, रिसर्चर वगैरह लोग होते हैं, उनको ये मिलता है एकेडमिक्स अलाउंस या रिसर्च अलाउंस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक डेली अलाउंस है। तो ये ऐसे लोग हैं, कट एचआरडी करके लोग हैं, कट एचआरडी, ठीक है। तो ये जो अलाउंस है ना, पकड़ लो, यहाँ पे अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 रुपया दिया था और आपने 8,000 का खर्चा किया, तो आपने 2,000 रुपया अपने लिए बचाया, तो वो 2,000 रुपया जो है आपको आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आपको अगर दिल्ली जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने 25,000 दिया था, लेकिन आपने पूरा का पूरा टूर 21,000 में खत्म कर दिया, तो जो 4,000 आपने अपने लिए बचाए वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। कट एचआरडी अच्छा है क्योंकि इसका टैक्सेबल अमाउंट और इसका एग्जम्प्ट अमाउंट दोनों क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, आपको बाय हार्ट कुछ करना है नहीं, आपको खाली स्मार्टली इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बैलेंस वाला फिगर टैक्सेबल आ जाएगा। सर अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 30,000 रुपया दिया था लेकिन मैंने खर्चा 40,000 का किया, तो क्या नेगेटिव आएगा? नहीं, टैक्सेबल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, मैक्सिमम नील आ सकती है, नेगेटिव नहीं आती। अगर आपने ज्यादा खर्चा किया होगा तो आपको नेगेटिव को इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये बातें मैंने यहाँ पे कर दी। कुछ एग्जम्प्ट अलाउंस है जो फुल्ली एग्जम्प्ट हम मान लेते हैं, कुछ अलाउंसेस जिसको हम फुल्ली एग्जम्प्ट मान लेते हैं। अलाउंसेस गिवन टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अलाउंसेस गिवन टू यूपीएससी मेंबर्स, अलाउंसेस गिवन टू फॉरेन अलाउंसेस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया, जो हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का जो देश के बाहर काम कर रहा है। समचुरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, से कुछ अलाउंसेस है, मुझको इसमें ज्यादा डिटेल में बात अभी नहीं करनी है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है 115 बीएसी, ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। आपको याद आ रहा है इसके रेट्स? ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम 115 बीएसी, बेसिक्स में मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या आपको? जो एक नया स्लैब आया अभी, बोलो प्लीज। अरे एक नया स्लैब आया ना, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 lakh 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख, 7 lakh 50 10%, 10%, 7 lakh 7.5 lakh to 7.5 lakh to 10 lakh, 15%, 10 lakh 15%, 12.5 lakh, 10 lakh to 20%, 12.5 lakh 12.5 20%, lakh and to 15 lakh, 5 lakh to 15 and 25%, 15 lakh, आणि 15 lakhs च्या वरती असेल तर 30%. 30%। तो ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम जो है, ये रेट ही कंसेशनल हो गए ना। 5 लाख के बाद यूजुअली 20% पे टैक्स होता है, इन्होंने कंसेशनल रेट दिया हुआ है, राइट? हेलो, हाँ, ये बहुत ही कंसेशनल रेट है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपको ये कंसेशनल टैक्स रेट चाहिए ना, तो आपको जो अलाउंसेस का हमने एग्जम्पशन देके रखा है ना, वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको अलाउंसेस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपने अलाउंसेस को ड्रॉप किया तो ही आपको ये कंसेशनल रेट मिलेगा। या तो कंसेशनल रेट लो या तो अलाउंसेस लो, दोनों नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दो बेनिफिट आप साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला एन एम्प्लॉई बीइंग एन असेसी हु ऑप्ट्स फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएसी, जिसको हम ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम बोलते हैं, would be entitled to exemption only in respect of traveling allowance, जो आउट स्टेशन पे जाते हो वो वाला, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। तो ये टीडीसी वाले जो अलाउंस है ऊपर जो थे कट एचआरडी में का, टीडीसी जो था उसका ही बेनिफिट मिलता है। और तो और एक और बेनिफिट उन्होंने दे दिया, वो किसको दे दिया सर? ये 3,200 वाला जो हैंडीकैप के लिए था, वो वाला बेनिफिट उन्होंने दे दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये मैक्सिमम 4 अलाउंस का बेनिफिट आपको मिल सकता है 115 बीएसी में। अदरवाइज अगर आप 115 बीएससी में जाते हो तो ये सारे अलाउंसेस को आपको इग्नोर करना पड़ता है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसलिए इसको रेड में लिखा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि व्हाट इफ एम्प्लॉय ऑप्ट्स फॉर 115 बीएससी, तो जितने भी अलाउंसेस की हमने बात की अभी तक उनका कोई रिलेवेंस नहीं बचता, कोई एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपको वो सॉल्व करना है। मैं आपको खाली क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको इसका आंसर मुझे निकाल के देना पड़ेगा। Mr. Shrikant has 2 sons. He then receipt of
children education allowance of 150 per month for elder son and 70 per month for younger son. Both of his sons are going to school. चलो अच्छी बात है. He also received following allowance: transport allowance, tribal area allowance. Compute his taxable allowances. मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप कंप्यूट करके मुझे बता दो. डू नॉट लुक एट द आंसर. आप प्लीज सब लोग मुझे टैक्सेबल अलाउंस बता दो. फाइनल फिगर जो एग्जाम्शन देना है दे दो, फाइनल फिगर बता दो प्लीज. शिव, तन्वी, नुमन. अच्छा चलो आपके आंसर आ गए. सो सर हाउ डू वी कंप्यूट सर? एल्डर सन हैज रिसीव्ड 150 एज अलाउंसेस, तो उसमें का 100 एग्जाम्प्ट हो जाएगा. इंटू 12 करो तो 600 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा. यंगर सन को 100 रुपीज का एग्जाम्शन थोड़ी ना क्या देंगे हम, उसको मिला ही 70 रुपीज है, तो मैक्सिमम एग्जाम्शन भी 70 रुपीज ही होता है. कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं पता है, दे प्लस 150 प्लस 70, तो उनका हो जाता है 220, और 220 में से वो लोग 200 माइनस करते हैं और 20 रुपीज टैक्सेबल बोलते हैं. ये रॉन्ग है. मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को? एग्जाम्शन पर चाइल्ड लिखा है ना, तो अप्लाई भी पर चाइल्ड करना होता है. इज इट क्लियर? एग्जाम्शन अगर पर चाइल्ड लिखा है तो अप्लाई भी पर चाइल्ड ही करना है, कंबाइन करके आपको अप्लाई नहीं करना. ये इसका नियम है. ये यहाँ पे नहीं है, ऐसा बहुत बार आगे भी आएगा. जहां पे पर चाइल्ड पर पर्सन एग्जाम्शन लिखा होता है तो वही वैसे ही अप्लाई करना होता है, कंबाइन करके अप्लाई नहीं करना होता है. इसलिए ये 600 आता है. सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो खाली हैंडीकैप असेसी के लिए एग्जाम्प्ट है, ये तो अच्छा खासा असेसी है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल आ जाएगा. और ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपीज का एग्जाम्प्ट होता है, तो बैलेंस टैक्सेबल, तो टोटल टैक्सेबल अलाउंस 25,800 आ गया सर. ठीक है ना? ऐसे ही और आपके मॉड्यूल में देखता हूँ, सीएमए के मॉड्यूल में भी अगर कुछ है तो ऐसा. सीएमए के मॉड्यूल में ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है हमेशा. अलाउंसेस यहाँ पे हाउस रेंट मैंने पढ़ाया नहीं अभी आप लोगों को. यहाँ देखते इलस्ट्रेशन 10. अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल होगा तो आप प्लीज मॉड्यूल के पेज नंबर 78 पे ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. पेज नंबर 78 का. जिनके पास नहीं है खाली देख लो, देख के हो जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है, ध्यान दो खाली. मिस्टर लालू सिंह लालू यादव तो सुना है, लालू सिंह है. रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंस 80 पर मंथ फॉर हिज फर्स्ट चाइल्ड, 90 पर मंथ फॉर हिज सेकेंड चाइल्ड एंड 120 पर मंथ फॉर थर्ड चाइल्ड. 3 बच्चे हैं. तो कुछ ऐसा नियम है क्या कि पहले दोनों का एग्जाम्प्ट होना चाहिए कि एनी 2 का एग्जाम्प्ट होना चाहिए? एनी टू. तो जब तुमको दिमाग दिया है भगवान ने, तो आप लोग जिसका ज्यादा है उसको एग्जाम्पशन दोगे ना. 120 वाले को एग्जाम्पशन दोगे और 90 वाले को एग्जाम्पशन दोगे ना. 80 वाले को आप फुल्ली टैक्सेबल ऑफर करोगे. एम आई राइट? हाँ. हाँ. He also received hostel allowance 1,000 पर मंथ. 1,000 पर मंथ, और उसको 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का कितना मिला होगा जरा मुझे बताओ. 3 बच्चे उनके, और टोटल उनको 1,000 पर मंथ दिया जा रहा है. पर चाइल्ड नहीं लिखा है यहाँ पे, ये टोटल 3 बच्चों के लिए होगा. कितना होगा जल्दी बोलो? 1,000 डिवाइड बाई 3 अगर करूंगा तो 333.333 हो रहा है, बरोबर? हाँ. तो ये तो एग्जाम्प्ट खाली 2 ही बच्चों का होगा ना. तो ये ऐसा जाने दो. आप मुझे बताओ 2 बच्चों का कितना एग्जाम्प्ट होता है, एक बच्चे का कितना एग्जाम्प्ट होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? एक 300 रुपीज पर मंथ है ना, पर मंथ पर चाइल्ड है, और मैक्सिमम 2 CA, बरोबर ना? ये ऐसा लिखा था. तो 1000 में का 600 रुपीज हम माफ कर देंगे, बाकी का 400 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा. आगे कंफ्यूज क्या कर रहे हैं देखो. आपको नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग,
एक भी नालायक पढ़ाई नहीं कर रहा है, सारे शेमलेस बच्चे, 3 बच्चे, तीनों के तीनों पढ़ाई नहीं कर रहे। फाइंड द चिल्ड्रन टैक्सेबल चिल्ड्रन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। देखो प्रेजेंटेशन देखो कैसे किया है। हॉस्टल अलाउंस जो है ना सर वो 12,000 मिला था, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 तो मल्टीप्लाई किया, मतलब 600 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो इतना एग्जम्प्ट हो गया, तो बैलेंस टैक्सेबल आ गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनको मिला कितना, 80 इंटू 12, 90 इंटू 12, 120 इंटू 12 किया, लेकिन एग्जम्पशन उन्होंने 100 रुपीज दिया जो 120 वाले का था, और 90 वाले को एग्जम्पशन दिया और इंटू 12 किया और एग्जाम निकाल के उन्होंने बैलेंस टैक्सेबल कर दिया। प्लीज टेल मी यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस। ठीक है ना। ये देखो, ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये खाली चूना लगाने के लिए लिखा गया था कि बच्चे स्कूल में नहीं जाते तो नहीं जाने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इलस्ट्रेशन 11, मिस्टर एंड मिसेस एक्स हैव 3 चिल्ड्रन। वाह, मजा ही आ गया, हम दो हमारे दो, एक बोनस, बाय 2 get 1 ऑफर। मिस्टर एंड मिसेस एक्स हैव 3 चिल्ड्रन, 2 of them are not studying। ये कुछ काम का सेंटेंस नहीं है। Both Mr. and Mrs. X are working in A Limited and getting children education allowance 500 rupees per month and hostel allowance for 1,000 rupees per month. Compute taxable children allowance and hostel allowance. चलो ठीक है, देख लेते कैसे करेंगे। 500 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, पर मंथ मतलब समझते हो ना, 3 बच्चों के लिए दिया जा रहा है, तो अगेन बात वही होती है, 500 रुपीज डिवाइड बाय मुझको 3 करना पड़ेगा, तो पर चाइल्ड मुझे 166 मिल रहा है, तो 100 रुपीज में एग्जाम्प्ट कर सकता हूं दोनों का, और हॉस्टल अलाउंस का तो आपको अभी अभी पता चला है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एक्स फॉर AY, देखो कैसे किया गया उन्होंने। 500 रुपीज इंटू 12 करोगे तो दोनों को 6,000 मिला, उसमें से एग्जम्पशन जो मिलेगा वो मैक्सिमम 100 रुपीज का ही मिलेगा एक बच्चे का, तो दोनों बच्चों का अगर करेंगे तो सर 2,400 हस्बैंड को भी मिलेगा और 2,400 वाइफ को भी मिलेगा, 2,400 हस्बैंड को भी, 2,400 वाइफ को भी मिलेगा। हॉस्टल अलाउंस भी दोनों को मिल रहा है, एग्जम्पशन भी दोनों को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या समझा सर? इस क्वेश्चन में आपको यह समझा कि अगर मॉम और डैड दोनों काम पे जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि खाली डैड को एग्जम्पशन मिलेगा और मॉम को नहीं मिलेगा। बोलो, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है ना? यस। तो एग्जम्पशन भी दोनों को मिलेगा, एग्जम्पशन भी दोनों को मिलेगा। वो जमाना चला गया जहां पे वाइफ जो होती थी वो हाउस वाइफ होती थी, घर पे बैठते थे। अगर आप आज के तारीख में दोनों काम नहीं करोगे ना तो लाइफ विल बी डिफिकल्ट माय डियर फ्रेंड, ये क्लियर है। इसलिए ऑब्वियसली आजकल की जो लड़कियां हैं वो पढ़ लिख के आगे जा रही है और दे आर बिकमिंग देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, या दे आर एम्प्लॉयड इन सम ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली। तो ये बात है कि एग्जम्पशन भी दोनों को मिलता है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है। Mr. Mughal joined Star Limited as on 1/4/2020. Details regarding his salary are as follows. Basic pay 5,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। बोलो टैक्सेबल होता है कि नहीं है बेसिक सैलरी? आपको मुझे बताना है टैक्सेबल और एग्जाम, टी और ई। जो लोग टाइप कर सकते हो लोग टाइप करो, जो लोग टाइप नहीं करना चाहते हो अनम्यूट करके बात करो, लेकिन मुझे बोलो ये टैक्सेबल है कि एग्जाम है? लवकर सैलरी टैक्सेबल ना, सैलरी तो टैक्सेबल ही होती है ना। डियरनेस अलाउंस 2,000 मिल रहा है, उसमें का 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। हमें क्या करना है, हमारा तो पूरा डीए टैक्सेबल होता है ना, एम आई राइट? हाँ। हमारा डीए पूरा टैक्सेबल होता है, वो कैलकुलेशन के लिए वो 50% डीए इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स बताया जाता है। एजुकेशन अलाउंस 1,000 रुपीज पर मंथ। ही हैज 1 सन एंड 3 डॉटर्स। वो डॉटर है सन है उससे मैटर नहीं करता। 1,000 रुपीज पर मंथ मिलता है ना, उसमें का 200 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 800 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा 12 महीने के लिए। हॉस्टल अलाउंस आपको मिल रहा है 2,000। नन ऑफ द चिल्ड्रन इज सेंट टू हॉस्टल। ये सब कंफ्यूज किया जा रहा है आपको। हॉस्टल में जाते हैं कि नहीं जाते उससे लेना देना ही नहीं है, वो एग्जम्पशन है। आपको नहीं लग रहा है ये टैक्स प्लानिंग है? अरे टैक्स प्लानिंग ही हो रहा है ना। हाँ। मतलब बच्चे हैं तो आप एग्जम्पशन ले लो भैया, जितना टैक्स बचा सकते हो उतना बचा लो, ऐसा है, ठीक है। तो 2,000 रुपीज
का आपको 300 रुपीज पर मंथ, तो इसमें का 2000 में का 600 रुपीज माइनस करना पड़ेगा, बचा हुआ कितना 1400 टैक्सेबल हो जाएगा 12 मंथ के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहीं पे भी नहीं लिखा, नहीं सॉरी, मेडिकल अलाउंस 1000 रुपीज पर मंथ है, टोटल मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 3000। बोलो कहीं पे भी मैंने आपको पढ़ा है क्या मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है? ऐसा कहीं पढ़ा है मैंने अभी तक आप लोगों को? बोला मैंने क्या? मेरे थ्योरी में किधर भी लिखा है क्या एग्जाम्शन में कि मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है? किधर भी बोला मैंने यहाँ पे? इधर मेडिकल नहीं। अलाउंस नहीं है, नहीं। इधर मेडिकल अलाउंस नहीं है। मेडिकल अलाउंस ऊपर था, ऊपर मतलब यहाँ पे था, देखो ये टैक्सेबिलिटी में था। तो नाम से धोखा मत खाओ कि अरे मेडिकल मतलब हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह, अरे ऐसा वैसा नहीं, एक कुछ नहीं है। हमने नहीं बोला टैक्सेबल तो नहीं है, मतलब टैक्सेबल है, एग्जाम्पशन नहीं बोला तो टैक्सेबल है, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। कितना खर्चा क्या उससे लेना देना नहीं, फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिस टू रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा, ओ टू एच, एच टू ओ, जाने के लिए रोज आप काम करते हो क्या, कुछ नहीं, हैंडीकैप वगैरह है नहीं, तो फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस, आपके घर में काम करने के लिए कोई सर्वेंट रखा हुआ है, उसका अलाउंस दिया जा रहा है। मैंने कभी बोला नहीं आपको ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? मैंने बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला सर्वेंट अलाउंस का, फ्लेक्सिबल। तो ये टैक्सेबल होता है। क्योंकि मैंने बोला एग्जम्प्ट होता तो मैं बोलता ना यार, एग्जम्प्ट नहीं है तो मैंने बोला नहीं, तो बोला नहीं, तो ये टैक्सेबल होता है। सिटी कॉम्पेंसेंट्री अलाउंस, ये तो मैंने बताया था कि इसके नाम को देख के ऐसा लगता है बड़ा अलाउंस है तो शायद एग्जम्प्ट होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने क्या पढ़ा के रखा आपको? ये सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये स्टार लिमिटेड में काम करता है, स्टार लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल। असिस्टेंट अलाउंस, असिस्टेंस अलाउंस था, याद आ रहा है आपको? हेल्पर अलाउंस करके मैंने लिखा था। हेल्पर का नाम, हेल्पर तो हम लोग को ऑर्डिनरी भाषा में बोलते हैं हेल्पर, हेल्पर को सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? असिस्टेंट बोला जाता है। तो असिस्टेंट आपने रखा हुआ है, बड़े बड़े ऑफिसेस में होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट रखना अलाउड होता है बॉसेस को। तो 3000 पर मंथ मिल रहा है, और वो एक्चुअली पे कर रहा है 2000 रुपीज। आपको मैंने बताया था, याद आ रहा है? एक्चुअली पेड एग्जाम में दिया जाएगा, कट एचआरडी वाला टाइप है ये, कट एचआरडी, ये इसमें का है, हेल्पर अलाउंस है। तो कितना टैक्सेबल होता है ऐसी केसेस में? 1000। 2000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना, 2000 पे किया है ना, तो 3000 माइनस 2000, एक्चुअली रिसीव्ड माइनस एक्चुअली पेड इज इक्वल टू 1000 टैक्सेबल। अच्छा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस मतलब वो रिसर्च अलाउंस, ठीक है ना? रिसर्च अलाउंस को प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस भी बोलते हैं, एकेडमिक्स अलाउंस भी बोलते हैं। 2000 रुपीज ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, लेकिन इसने खर्चा जो किया वो 8000 का किया है। बोलो क्या अलाउंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं। नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, डैश आ जाएगा, टैक्सेबल नहीं आएगा, लेकिन डैश नहीं होगा। बोनस, बोनस बोलो टैक्सेबल है कि नहीं है? बोनस अभी तो पढ़ा सर, टैक्सेबल है। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, यहां तक पीएम 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 चल रहा था, यहाँ पे पा चालू हो गया, ठीक है ना? पा मतलब पर एनम, इसको गलती से जोश जोश में मल्टीप्लाई मत करना। तुम्हारे पप्पा की कंपनी नहीं कि तुमको हर महीने बोनस मिले, बोनस साल में एक ही बार मिलता है, तो ये पर एनम ही होता है। कमीशन उन्होंने 9000 पर एनम दिया, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फीस करके कुछ पैसा दिया, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब टैक्सेबल ही होने वाला है। कंप्यूट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, मतलब डिडक्शन देने के पहले, अगर नेट बोलते तो मैं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे देता। देखो क्या किया उन्होंने, सैलरी पूरा टैक्सेबल, बोनस पूरा टैक्सेबल, कमीशन पूरा टैक्सेबल, फीस पूरा टैक्सेबल, ये साल भर का टैक्सेबल कर दिया उन्होंने। डीए पूरा टैक्सेबल कर लिया। एजुकेशन अलाउंस के ऊपर एग्जम्पशन दिया, जिसे हमने बात किया था। हॉस्टल अलाउंस के ऊपर एग्जम्पशन दे दिया। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल किया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल किया। सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल किया। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल किया। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल किया। असिस्टेंट में जितना मिला था माइनस जितना पे किया, नेट जो था उसको टैक्सेबल किया, 1000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस जितना उनको मिला था उससे ज्यादा ही उन्हें खर्चा किया है, उतना माइनस कर दिया तो नील आता है, तो यहाँ पे पूरा टैक्सेबल वैल्यू आ गई, ग्रॉस सैलरी आ गई 2,42,000। समझा आप लोगों को? कर लोगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है ना? अब फिर से एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं, एक 9:35 को स्टार्ट करते हैं। एचआरए पढ़ाना है मुझे, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एचआरए पढ़ने के लिए टाइम भी लगता है। एक 9:35 को हम स्टार्ट करते हैं, 5-6 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको, ठीक है? चलो बाय।